यस, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस बाय मुकेश पगेड़िया। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स, यानी कि बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वाला चैप्टर और इसके आगे वाला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 11 और 12 दोनों मिलाकर आपके बनते हैं बोर्ड एग्जाम में 9 मार्क्स के, यानी 9 नंबर के क्वेश्चन वहां से आने वाले हैं। तो इसलिए आपको इसको सीरियसली पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, प्रत्येक चीज आपको बारीकी से समझाई जाएगी। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरे नजर में ये मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है। ये क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे डायग्राम्स होंगे, उन डायग्राम्स के थ्रू ही हम पूरी फिजिक्स को, इस पूरे चैप्टर को उसी में हम समझ लेंगे। यानी कि जितने भी डायग्राम्स हैं उन सब डायग्राम्स में ये पूरा चैप्टर उनमें क्या होगा, समाहित होगा। यानी कि इस चैप्टर में आपको ज्यादा से ज्यादा डायग्राम समझने हैं और अच्छे से समझने हैं। यदि आपको डायग्राम समझ में आ गया तो इस चैप्टर को आपको रटना नहीं पड़ेगा और ज्यादा उसमें याद कुछ नहीं करना पड़ेगा। यानी पूरा चैप्टर क्या है, समझने का है। ठीक है, तो अपना चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्या है, यानी कि किरण प्रकाशिकी क्या है, यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश और प्रकाश से संबंधित जो अन्य घटनाएं हैं इन सब का अध्ययन हम इन सब का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा का ही क्या नाम है, रे ऑप्टिक्स, यानी कि किरण प्रकाशिकी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम प्रकाश और प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। घटनाएं कौन कौन सी? आपका प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक है, इत्यादि घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रकाश को जब हम लेंस पर आपतित करवाएंगे तो क्या होगा, दर्पण पर आपतित करवाएंगे तो क्या होगा, प्रिज्म पर आपतित करवाएंगे तो क्या होगा, इत्यादि बातों की जानकारी इस चैप्टर में हम इसमें लेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपका प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, यानी कि लाइट। आपने छोटी क्लास में पढ़ा है लाइट के बारे में कि लाइट क्या है, यानी कि 9th और 10th में आपने ये पढ़ा है कि जो आपका प्रकाश है वह वस्तुओं को दिखाने के काम में आता है। यानी कि वस्तुओं को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ये अपनी छोटी क्लासों की डेफिनेशन है। ये कोई हम इसको 12th क्लास में यूज नहीं कर सकते। 12th के स्टैंडर्ड के लिए प्रकाश क्या है उसको आपको देखना पड़ेगा। प्रकाश क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, जैसे आपके गामा तरंगे हैं, एक्स किरणें हैं, रेडियो तरंगे हैं, ठीक है, पैराबैंगनी तरंगे हैं, उसी प्रकार से प्रकाश भी क्या है, एक तरंग है, जिसको हम इस प्रकार से स्टडी करने वाले हैं। देखें प्रकाश यानी कि लाइट क्या है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि EMW, BMW नहीं, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। जैसे आपकी एक्स रे है, ठीक है, गामा रे है, पैराबैंगनी किरणें हैं, रेडियो तरंगे हैं। इसी प्रकार से आपका जो प्रकाश है वो भी क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी कि ये सब भी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश भी इन्हीं की बात क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश को हम सामान्यतः रखते हैं दृश्य प्रकाश में, दृश्य प्रकाश की श्रेणी में रखते हैं, जिसमें आपके 7 कलर होंगे। 7 क्या होंगे, इसमें 7 रंग होते हैं, और इन 7 रंगों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इनको श्वेत प्रकाश, यानी कि श्वेत प्रकाश। ठीक है, प्रकाश है तो प्रकाश अब ये चलेगा तो किस प्रकार से चलेगा, तरंग के रूप में चलेगा। प्रकाश क्या चलेगा, तरंग के रूप में गति करेगा। ठीक है, जैसे आपके पास में यहां पर हम मान लेते हैं कि आपके पास में निर्वात है, यहां पर आपके पास में अन्य कोई माध्यम है, द्रव है, गैस है, और यहां पर हम मान लेते हैं ठोस है। ठीक है, तो प्रकाश अब निर्वात में भी चल सकता है, द्रव में भी चल सकता है, गैस में भी चल सकता है और ठोस में भी चल सकता है। यानी कि प्रत्येक परिस्थिति में प्रकाश चल सकता है। ठीक है, बट हम प्रकाश के वेग की बात करें, जो प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का वेग वो निर्वात में सर्वाधिक होता है। यानी कि इसमें निर्वात में क्या चलेगा, सबसे ज्यादा स्पीड से चलेगा, इसकी वेलोसिटी हाई होगी। कितनी होगी,
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, जिसको हम सामान्यतः किससे लिखते हैं, c से लिखते हैं। यानी प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। इसके अलावा यदि हम द्रव्य की बात करें, गैस की बात करें और ठोस की बात करें, इनमें भी जो प्रकाश का जो वेग होगा वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, परंतु निर्वात की तुलना में इनमें क्या होगा, सब में कम होगा। निर्वात की तुलना में इन माध्यमों में क्या होगा, कम होगा। तो अब हम यहाँ पर एक बात बोल सकते हैं, ये सब हम बात कर रहे हैं, ये तीनों हम बात कर रहे हैं किसी माध्यम की, कोई माध्यम का प्रकार हो सकता है ठोस, गैस और द्रव्य के रूप में, और ये आपका माध्यम यहाँ पर क्या निर्वात में क्या है, अनुपस्थित है। निर्वात का मतलब क्या है, माध्यम अनुपस्थित है। तो हम ये बोल रहे हैं कि प्रकाश आपका माध्यम और माध्यम जहां नहीं है वहां दोनों जगह चल सकता है। तो अतः हम एक चीज बोल सकते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यानी कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रकाश निर्वात में भी चलेगा और माध्यम में भी चलेगा, यानी कि कंपलसरी नहीं है कि माध्यम हो तभी प्रकाश से गति करेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, दूसरी बात है यह है कि प्रकाश क्या है, कि तरंग के रूप में है। तो प्रत्येक तरंग की क्या होती है, तरंगदैर्ध्य होती है। क्या होती है, तरंगदैर्ध्य होती है। तो यहाँ पर जो अपना दृश्य प्रकाश है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है, उसको हम मानते हैं 3500 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के लगभग, 3500 से 7600 एंगस्ट्रॉम के लगभग मानते हैं। यानी कि इसके बीच में कहीं रेस्ट करता है। कुछ बुक्स में ये 3800 से भी स्टार्ट होता है, यानी कि 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ज्यादा परफेक्ट आपको ये वाली वैल्यू रखनी है यार। अब देखें, ये एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है, एंगस्ट्रॉम, यानी कि ऐसे लिखेंगे एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम यानी कि एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आपका प्रकाश है, प्रकाश तरंग के रूप में है, तरंग की क्या होगी, तरंगदैर्ध्य होगी, तरंग की चाल क्या होगी, निर्वात में इतनी होगी, और अलग अलग माध्यमों में क्या होगी, निर्वात की चाल भी, प्रकाश की चाल भी क्या होगी, अलग अलग होगी। और प्रकाश को संचरण के लिए किसी भी प्रकार के किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। दूसरी बात यह है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है जैसे ये। और प्रकाश का जो ये पथ होता है, प्रकाश का जो पथ है, प्रकाश का पथ वो क्या कहलाएगा, किरण कहलाएगा। प्रकाश का जो पथ है, यानी प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और सीधी रेखा यानी कि जो पथ है, सीधी रेखा का जो पथ होगा, यानी जो सीधी रेखा होगी, उस सीधी रेखा को ही हम क्या बोल रहे हैं, किरण बोल रहे हैं, या प्रकाश किरण उसको हम बोल सकते हैं। एक होता है किरण पुंज, एक शब्द है किरण पुंज। किरण पुंज यानी कि बहुत सारी प्रकाश किरणें एक झुंड के रूप में है, एक झुंड के रूप में है। तो इस पूरे झुंड को हम क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे, प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी जानकारी थी प्रकाश के बारे में। यहाँ तक अपना कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, बट आपको प्रकाश के बारे में और रे ऑप्टिक्स के बारे में इतनी बातें आपको याद ही होनी चाहिए। अब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या क्या होगा, कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरी चीज ये है कि हमें जो दिखाई पड़ता है, हमारी आंखों से हम देख पा रहे हैं या हम प्रकाश के कारण देख पा रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम आंखों के कारण देख पा रहे हैं। तो मान लीजिए रात की 9-10 बज रहे हैं और आप जहां पर भी खड़े हैं, मान लीजिए अपनी क्लास में बैठे हैं और उसकी लाइटें हम बंद कर दें, तो आप बोर्ड पर देखो। आंखों के कारण देख रहे हैं तो आप बोर्ड पर देखो, ये बात भी गलत होगी। ठीक है, या फिर हम यह बोल सकते हैं कि हम प्रकाश के कारण देख रहे हैं तो आप अपनी आंखें बंद कर लो, प्रकाश के कारण, प्रकाश तो है चारों ओर, तो देखो, नहीं देख सकते। ठीक है, तो सीधी सी बात यही है कि हमें वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको ये ए दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है,
इस ए से प्रकाश किरण चलेगी, यानी कि प्रत्येक वस्तु से प्रकाश तरंगें उत्सर्जित होती हैं। इस ए से प्रकाश किरण चलेगी और आपकी आंखें रेटिना तक पहुंचेगी, तो आपके पर्दे पर इस ए का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, इसकी इमेज बनेगी, तो आपको ये ए दिखाई पड़ेगा। जैसे सुबह सुबह हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब हो दर्पण में हमें दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे से जो प्रकाश चलता है, हमारे से प्रकाश चलकर दर्पण पे जाएगा और वहां से परावर्तित होकर अपने आंख की रेटिना के पास में पुनः आएगा। इस कारण हमारी आंख की रेटिना पर क्या बनेगा, यानी कि अपने पर्दे पर क्या बनेगा, आंख के पर्दे पर क्या बनेगा, अपना एक प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि छाया चित्र बनेगा। और जिसका छाया चित्र बनेगा वही चीज हमें आंख से दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब हम करते हैं इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अब अपनी जो पहली हेडिंग रहेगी वो रहेगी प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखें, हमारे पास में यहां पर कोई एक परावर्तक तल है, ये हमारे पास में क्या है, परावर्तक तल है। परावर्तक तल। अब इस परावर्तक तल के साथ में हमें क्या करना है, इस पृष्ठ के साथ 90 डिग्री पर कोई एक लाइन खींचनी है। उस लाइन को हम बोलते हैं अभिलंब। उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, अभिलंब। अभिलंब, यह आपका क्या है, अभिलंब है। अब इस पर हम एक कोई प्रकाश की किरण को आपतित करवा रहे हैं। इस प्रकार से हम इस पर यहां पर एक कोई प्रकाश की किरण को आपतित करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो गया आपतित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण। ठीक है, और आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य जो एंगल बन रहा है वह एंगल होगा आपका आपतन कोण, और इस एंगल को हम नाम दे देते हैं आई। आई क्या है आपका, आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक है, अब प्रकाश इस पर आपतित हुआ। आपतित होने के पश्चात इससे क्या होगा, परावर्तित होगा, यानी कि उसी माध्यम में पुनः लौट जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या होगी, ये जो प्रकाश की किरण है इसको बोलेंगे हम परावर्तित प्रकाश किरण। परावर्तित प्रकाश किरण। और परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब, इन दोनों के मध्य जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम लिखेंगे आर से। तो आपको आर को क्या बोलना है, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ये आपका क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, तो अब इसको समझे, यानी कि प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलकर किसी निश्चित परिसीमा पर पहुंचकर वहां से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। उसी दिशा में नहीं, उसी माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश की ये वाली घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगी। ऐसे भी हो सकता है कि प्रकाश की किरण है ये इसके लंबवत, यानी कि इस पृष्ठ पर लंबवत आपतित हो रही है, तो इससे जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा, यानी प्रकाश की किरण पुनः उसी पथ पे लौट जाएगी। प्रकाश की किरण पुनः उसी पथ पे लौट जाएगी। जैसे आपने किया होगा कि आपका सूर्य है और ये आपके पास में दर्पण है। ठीक है, दर्पण है, आपने दर्पण ले रखा है, सूर्य का प्रकाश इस दर्पण पे आपतित हो रहा है, और आपतित होने के पश्चात आदि आपको उसको थोड़ा सा आपने तिरछा कर दिया, सूर्य की डायरेक्शन से कुछ ऐसे घुमा दिया उसको, तो प्रकाश है वह दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। जिधर आप उसको दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट उस डायरेक्शन में आप भेजना चाह रहे हैं, उधर प्रकाश जा सकता है। ठीक है, यानी प्रकाश इधर आ सकता है, इसको थोड़ा और घुमा दिया, इधर घुमा दिया। ठीक है, जिस प्रकार से आप इसको घुमाओगे इस दर्पण को, उसी प्रकार से प्रकाश उसी डायरेक्शन में टकराकर उधर जाएगा। यानी कि प्रकाश आ किस साइड से रहा है, सूर्य की साइड से आ रहा है, जा किधर रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है। बट जिस तरफ से आ रहा है वहां पर माध्यम क्या है आपका, हवा है, जिधर जा रहा है उधर भी माध्यम क्या है आपका, हवा है।
तो कहने का मतलब है प्रकाश निश्चित परिसीमा से या निश्चित दिशा से चलकर किसी निश्चित परिसीमा तक पहुंचकर यानी कि दर्पण तक पहुंचकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, यानी कि उससे टकराता है, टकराने के पश्चात पुनः उधर ही लौट जाता है, तो प्रकाश की ये वाली घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि प्रकाश की परावर्तन में जो प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल, उसकी जो आवृत्ति होती है, किसकी आवृत्ति? प्रकाश की आवृत्ति, और प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य है, तरंगदैर्ध्य, ये सब क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित। ये सब क्या रहते हैं? प्रकाश की अपरिवर्तित रहते हैं, यानी चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य क्या रहेंगे? अपरिवर्तित रहेंगे, यानी कि नहीं बदलेंगे। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन इनमें नहीं होगा। ठीक है। परंतु क्या है? प्रकाश की जो तीव्रता है, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता ये क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। प्रकाश की तीव्रता बदल जाएगी। ठीक है। वो डिपेंड करती है आपकी इस परावर्तक तल की प्रकृति पर, यानी कि इस तल की सतह पर डिपेंड करती है कि आपका ये तल कैसा है, उसके अनुसार प्रकाश की तीव्रता कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है। फिर उसके बाद में आपको सिंपल पढ़ने हैं। ये बातें आपने 10th क्लास में पढ़ रखी हैं, कोई ज्यादा उसमें कोई समझने वाली बात नहीं, सिंपल पढ़ने हैं। फिर है परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है। दो नियम लिखेंगे हम। पहला नियम क्या है? आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब, और ये आपका अभिलंब, अभिलंब। ये जो तीनों हैं एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक ही तल पर स्थित रहेंगे। क्या रहेंगे? ये तीनों हैं वो एक ही तल पर क्या रहेंगे? स्थित रहेंगे। ठीक है। तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है कि जो आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, ये भी दोनों एक दूसरे के क्या रहते हैं? इक्वल रखते हैं, यानी कि आपतन कोण है वह परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर होगा। ये परावर्तन के क्या है? दो नियम है, सिंपल है, आप इनको याद कर देना, ऐसे याद हो जाएंगे आपको। ठीक है। इनको दोबारा देख लीजिए। आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, इन दोनों का मान एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। बस ये छोटी बातें आपको इसमें याद रखनी है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि समतल दर्पण से प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो किस प्रकार से होगा, उसका जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से बनेगा। अब हमारे पास में समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। हम मान लेते हैं कि हमारे पास में ये कोई एक समतल दर्पण है, और ये समतल दर्पण के एक, यानी इधर जो वाले जो भाग दर्शा रहा हूं, यहाँ पर क्या पॉलिश की हुई है, यानी कि दर्पण की एक तरफ से हम देखते हैं, दूसरी तरफ उसके कलर किया हुआ रहता है, यानी कि पॉलिश की हुई रहती है। तो पॉलिश को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? ये वाली लाइनें इस प्रकार से खींचते हैं। तो ये क्या आपका समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। ठीक है। अब इस समतल दर्पण पर यहां पर हम क्या कर देते हैं? कोई एक बिंब रख देते हैं। क्या रख देते हैं? बिंब। बिंब का मतलब है इसके सामने हम क्या रखते हैं? एक वस्तु रखते हैं। और वस्तु का आकार कैसा है? वस्तु का आकार जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये डॉट रख रहे हैं। ठीक है। इसी प्रकार बिंदु रख रहे हैं। ये बिंदु यदि हम यहां से देखेंगे तो ये उतनी दूरी हमें पीछे दिखाई देगा, यहां से देखेंगे तो भी ये इधर ही दिखाई देगा, कहीं से भी देखेंगे
तो कहने का मतलब है यदि हम दर्पण की तरफ देखेंगे तो ये बिंदु इसके अंदर कहीं ना कहीं दिखाई देगा यदि हम इसके प्रकाश के रेंज में आ रहे हैं, यानी कि इसके जो परावर्तित होने वाला प्रकाश है उसके रेंज में आ रहे हैं तो हमें जरूर दिखेगा। कैसे दिखेगा, आइए देखें। हम मान लेते हैं इसी जो प्रकाश की किरण, जो चलने वाले प्रकाश की किरणें हैं, वो कोई एक प्रकाश की किरण है, वो यहाँ पर इस प्रकार से चल रही है, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण इससे निकलने वाली हो, इस प्रकार से यहाँ से इस प्रकार से जा रही है, यानी कि इस वस्तु से और भी बहुत सारी प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं, बट हम कम से कम दो प्रकाश की किरणों को मान रहे हैं कि दो प्रकाश की किरणें हैं वो इस दर्पण पर इस प्रकार से आपतित हो रही हैं, ठीक है। ये एक कोई आपका परावर्तक तल है। दर्पण क्या होता है, एक समतल दर्पण क्या होता है, एक आपका परावर्तक तल होता है। तो परावर्तक तल से प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। तो हम ये मान रहे हैं कि यहां से जो परावर्तित होकर प्रकाश है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। पीछे से यदि इसको हम देखें तो ये हमें लगेगा कि ये प्रकाश इधर से आ रहा है, ठीक है। एक बार इसको मैं ड्रॉ कर लूं। ये लाइन सीधी है, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट है ये लाइन। ये लाइन इसके आगे क्या है, स्ट्रेट है ऐसे। और यहां पर मैं कर रहा हूं डॉट, यानी ये क्या हो गया आपका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी कि इसकी छाया। अब देखिए आप, दो प्रकाश की किरणें हैं इस दर्पण में इस प्रकार से आपतित हुई, किससे चलकर आई, इस डॉट से चलकर आई, इस बिंदु से चलकर आई, ठीक है। और वो इस प्रकार से इधर परावर्तित हो रहे हैं और इधर हम खड़े हैं, यानी कि यहाँ पर अपनी क्या है, आंख है, हम इधर देख रहे हैं। तो हमें तो क्या लगेगा, हमें तो ये लगेगा ये जो प्रकाश की किरणें हैं इस दर्पण से आ रही हैं, इस दर्पण से आ रही हैं और इधर से आती हुई हमें क्या होंगे, प्रतीत होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस बिंब का प्रतिबिंब कहां दिखाई देगा आपको, इधर दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि हम इसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, हम इस दर्पण की तरफ देख रहे हैं, तो दर्पण में इसकी छाया बनेगी, यानी इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो कम से कम प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम हमें दो प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है। हम ज्यादा भी प्रकाश की किरणें काम में ले सकते हैं, बट कम से कम हमें दो प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है। दूसरी बात यह है कि जो समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब है वो अनावर्तित होता है। अनावर्तित का मतलब है जितना बड़ा ये आपका बिंब है उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि छोटा बड़ा बनेगा, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब यही है कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, जितनी अपनी हाइट होती है उतनी ही हाइट हमें अपना जो दर्पण में जो छाया चित्र बन रहा है उसकी होती है। ऐसे नहीं कि हम इधर तो इतने बड़े हैं और दर्पण में हम इतने बड़े दिखाई दें या फिर हम छोटे दिखाई दें, ऐसा नहीं होगा। किसमें नहीं होगा, ओनली समतल दर्पण में नहीं होगा। गोले दर्पण में ऐसा होता है कि हम छोटे बड़े या मोटे दिखाई पड़ सकते हैं, बट समतल दर्पण में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, अनंत होती है। फोकस दूरी भी इसकी क्या होती है, अनंत होती है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों इसकी क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। और इसके इस समतल दर्पण में बस इतना ही है। बाकी जो चीजें आपने जो किरण प्रकाशी के बारे में, जो आपने प्रकाश की परावर्तन के बारे में पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा, इसके आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पणों के बारे में, गोलीय दर्पणों के बारे में। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का मतलब यही है कि आपके पास में मान लीजिए कि एक टेनिस की बॉल है, एक टेनिस की बॉल है, ठीक है। और इस टेनिस की बॉल को यदि आप दो भागों से इसे काट देते हैं तो आपके पास में इस प्रकार से दो भाग दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। अब उस टेनिस की बॉल की जगह आप एक कल्पना कीजिए कि आपके पास में कोई एक कांच की कोई पारदर्शी बॉल है जो अंदर से क्या है, खोखली है, यानी कि गोले के रूप में है, ठीक है। आपके पास में एक कांच का गोला है जो कि अंदर से क्या खोखला है, उसके आपने क्या कर दिया, दो भाग कर दिए, उसको काट दिया, यानी कि आपके पास में इस प्रकार से कांच की बॉल थी और इसको आपने क्या कर दिया, इस प्रकार से काट दिया। काटने के पश्चात इसका जो एक भाग है वो ऐसा प्राप्त हुआ और दूसरा भाग आपको क्या प्राप्त हुआ, ऐसा प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी गोले के कटे हुए भाग के यदि हम अंदर या बाहर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं,
किसी दर्पण के किसी कांच के गोले के कटे हुए भाग के अंदर या बाहर यदि हम पॉलिश कर देते हैं या कलई कर देते हैं तो ये जो कटा हुआ जो ये भाग है ये है गोले दर्पण की भांति व्यवहार करेगा, यानी कि ये गोले दर्पण बन जाएगा, गोले दर्पण कहलाएगा। ठीक है, अब किस प्रकार से किधर पॉलिश करें तो कौन सा गोले दर्पण होगा, इसके लिए आप देखें। गोले दर्पण सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक आपका उत्तल गोले दर्पण यानी उत्तल दर्पण, और एक होगा आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, इनको आप दोनों को ढंग से देखें। नंबर 1 उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में आपको क्या करना है कि जो आपका जो गोला है जिसका आपने भाग काट रखा है, यदि उसके आपके अंदर वाले भाग पर यदि आपने अंदर वाले भाग पर कलई कर दी यानी कि पॉलिश कर दी, तो ये जो बाहर वाला जिसका भाग है वो परावर्तक तल की तरह कार्य करेगा, यानी कि ये वाला भाग क्या बन जाएगा, परावर्तक तल बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो अब दर्पण है उसको हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। ठीक है, इसी प्रकार से अवतल दर्पण को आप समझें। यदि हम अंदर वाले भाग पर पॉलिश न करके यदि हम बाहर वाले भाग पर पॉलिश कर देते हैं, यानी कि इस प्रकार से, ये आपके पास में गोले का कटा हुआ भाग है और इसके यदि हम बाहर वाले भाग पर यदि पॉलिश कर देते हैं तो ये अंदर का जो तल है वो परावर्तक तल बन जाता है, तो ये वाला जो दर्पण है वो क्या कहलाएगा, आपका अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, तो इन दोनों दर्पणों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो पहले आपको समतल दर्पण के बारे में प्रतिबिंब का बनना है, इसमें आपको ये डायग्राम बनाना है, इसके बारे में 1-2 लाइनें लिखनी है जो आपको नोट्स में उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको गोले दर्पण लिखना है। गोले दर्पण यानी कि किसी गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके किसी एक भाग पर यदि हम कलई या पॉलिश करते हैं तो इस प्रकार से जो दर्पण बनते हैं उन दर्पणों को ही हम क्या बोलेंगे, गोले दर्पण बोलेंगे। और गोले दर्पण सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। यदि गोले के कटे हुए भाग के यदि अंदर वाले तल पर यदि हम पॉलिश कर देते हैं तो इसका बाहर वाला तल परावर्तक तल बन जाता है, तो ये वाला दर्पण क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, और यदि हम इसके बाहर वाले भाग पर पॉलिश कर देते हैं तो अंदर का तल क्या बन जाएगा, आपके बाद परावर्तक तल बन जाएगा, तो ये वाला कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। इसके बाद में हम आगे वाले जो नेक्स्ट वीडियोज होंगे उनमें हम पढ़ने वाले हैं दर्पण से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें, यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण में कौन कौन सी टर्म्स यूज आती हैं, यानी महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और आगे इस चैप्टर को विस्तार से हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, और बस आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू।